मेडोरिनम एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बार यूज करते हैं, देखते भी हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पे। मेडोरिनम को अब अगर हम बात करें पढ़ने की, तो those who are passed out students and practitioner, where we should start studying medorinum? What about this? ये आर्टिकल कितने को जाना हुआ लग रहा है? देख लेना, ईयर है 1789। होम्योपैथी was not born yet. Anyone? कहाँ से है ये? Anyone? लेसर राइटिंग। इतना धीमा आवाज क्यों है? अभी सही है? जी, सर लेसर राइटिंग में। लेसर राइटिंग, दैट्स मीन आपको ये जो चैप्टर हमने जानबूझ के इसलिए थोड़ा सा कट करके यहाँ पे दिया है, ये लेसर राइटिंग का वो चैप्टर है जब हनीमैन ने ट्रीटमेंट ऑफ वेनरल डिजीज, अबाउट द वेनरल डिजीज बताया था। द फर्स्ट यू शुड स्टार्ट स्टडी ऑफ मेडोरिनम फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो बिफोर बोगर, बिफोर केंट, इवन बिफोर एलन, इवन बिफोर स्वान, वी हैव टू स्टडी दिस आर्टिकल। अगर इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा तो मेडोरिनम अधूरा रहेगा। इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़िएगा। हमने इसमें से बस एक दो पॉइंट्स आपको सिर्फ जो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का था उसको यहाँ पे भी डाला है। मेडोरिनम पढ़ने से पहले आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा। जिसको नहीं मिलेगा बोलना, वो इस चैप्टर का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। मेडोरिनम, मेडोरिनम इस नाम का मतलब क्या होता है? ये देखो, इस ये आर्टिकल पढ़ा जा रहा है अभी, इसमें Yes, सिर्फ ये sir. पढ़ो, ये वाला लाइन। The German name for this disease, stripper, is derived from the principal phenomenon, the dropping from the urethra. Common people say as stripped instead of as droplet. ये It जर्मन वर्ड drops. है, छोड़ देना आप। यहाँ का इसका मतलब होता है ड्रॉप्स। Drops. ये देखो, अब आप देखोगे गोनोरिया, दिस वर्ड has its origin from this. The meaning is, you can say, discharge, drops. But actually this discharge in the initial stage, when in the history this disease was very prevalent and unknown, it was not discharge in drops, rather it was discharge in large quantity. Even हनीमैन कहता है कि 24 घंटे में कम से कम 4 ऑन्स का डिस्चार्ज होता था। मतलब आप समझ लो कि अगर ये इस तरह की शीशी हो तो इससे कम से कम 12, इस तरह का 12 शीशी का डिस्चार्ज इस वजह से होता था। और इस डिस्चार्ज के ऊपर ही इसका नाम पड़ा था गोनोरिया। एंड दिस इज द जर्मन नेम ऑफ दिस। ये जो लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है नीचे। ड्यूरिंग लेटर ईयर ऑफ हनीमैन, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। During the later years of his life, Hahnemann abandoned this idea and advocated the opinion that the two poisons were distinct and dissimilar. मतलब मतलब दो पॉइजन जो थे वो अलग थे। कौन सा दो पॉइजन? ये दो अब नाम तो लिखे हैं बट ये पढ़ लो। Hahnemann, in common with the whole medical world at this period, entertained the opinion that the syphilitic and gonorrheal poisons were identical. His view upon this point, as well as upon others of higher importance, were subsequently changed. अच्छा समझ में आया? जी And सर। when you will study the history of venereal disease, you will find in the earlier stage it was supposed to be one,
and Hahnemann has its personal contribution for clinically differentiating that they are not one but they are same. अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे गोनोरिया के हिस्ट्री में, then it was earlier supposed to be the same venereal disease. और ये जो आपको लेटर हाफ में जो पढ़ने को दिया था वो ये नीचे जो लिखा हुआ है. Is it clear? Yes, sir. तो सेम पॉइजन किसको कह रहा था अलग अलग है? That is syphilis Syphilitic and gonorrhea. gonorrheal poison. अब अगर हम मेडोरिनम की बात करें, यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा सा हमने एक डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ा सा डिस्कस करने को रखा है. वी ऑल नो दैट मेडोरिनम नाम सुनते ही साइकोटिक साइकोसिस दिमाग में आता है, बट आज के बाद आपको दिमाग में आना चाहिए व्हेन यू सी एक्चुअली द नेम मेडोरिनम, the first thing you should come in your mind is tubercular diathesis rather than psychosis. Medorinum is a medicine that has no doubt an initiation of or initial stage of psychotic development, but it has more flared up tubercular diathesis. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन थूजा एंड मेडोरिनम. यहाँ पे देखो हमने लिखा है यहाँ पे कि थूजा हैज डेवलप्ड साइकोटिक फीचर्स whereas medorinum shows very strong tubercular diathesis with the base of psychotic measure. और ये आगे जब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को पढ़ाएंगे तो वहां पे भी देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा. Both thuja and medorinum is a remedy in which their inner conscientiousness is completely filled with the feeling of guilt. और ये दोनों के ही कोर में है. उसी गिल्ट को बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलर डायथेसिस मेडोरिनम के अंदर रिफ्लेक्ट होता है विथ इनसिक्योरिटी एंड फियरफुलनेस, एंड इन केस ऑफ थूजा इट रिएक्ट्स विथ aggressive nature, affixity of predominance, less insecure, more aggressive, and in case of medorinum it is more insecure, less aggressive. थूजा और मेडोरिनम का डिफरेंशिएशन हम आपको और भी बाद में बताएंगे. नाउ थोड़ा सा आप देखो, मेडोरिनम इज अ मेडिसिन दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली prescribed on the basis of observation also. And if we see on observation psychotic features, but they are mostly thin and emaciated. Thin and emaciated ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम बहुत इंपॉर्टेंट साइकोटिक फीचर होने के बावजूद भी थूजा और मेडोरिनम के डिफरेंशिएशन में भी देखते हैं. मेडो के बारे में आपने सुना होगा कि कैसा ही गोल गोल बिल्कुल लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा फैला हुआ होता है, बट मेडोरिनम के अंदर देखोगे कि लंबाई भी कम है और चौड़ाई भी कम है. एंड ये thin emaciated is the predominance of its tubercular diathesis. You will find in medorinum a strong feature of tubercular diathesis with psychotic features and psychotic modalities. Sometimes picture of thuja in emaciated individuals and comparatively warmer thermals. Instead of prescribing thuja, you can prescribe medorinum and you will get the result. Dwarfism, stunted growth, you will find
in many Materia medica written under the heading of Medorinum. इसका dwarfism, इसका stunted growth, as if Britacarp, but Britacarp is not a hot remedy. Having pale, waxy and hairy, आपको मेडोरिनम, थूजा, प्लम्बम सब आपको याद आएगा. Even Britacarp also. Condylomata around the genital, thuja, nitric acid, medorinum, with flared up psychotic features, go for thuja. With flared up tubercular feature, go for medorinum. I am talking about this condition, ये जो blue से highlight किया हुआ है. And with flared up soric feature, go for nitric acid. And sometimes with a short of syphilitic conditions also, you can go for nitric acid followed by mercury. But in short, अगर आप थूजा, नाइट्रिक एसिड और मेडिडिनम में इस सिम्टम में डिफरेंशिएट करना चाहो तो वही बताया है. डेवलप्ड साइकोटिक फीचर्स कॉन्कोमिटेंट्स, थूजा. with tubercular features, tubercular diathesis in predominance, go for medorinum. And the same psychotic condition with soric features, go for nitric acid. आप में से कितने के पास हनीमैन्स का थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज जो 2 वॉल्यूम वाली किताब है वो है? यस सर, है. और बाकी? Yes, sir. So when I say nitric acid with soric feature, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बता दिया करो. अगर क्रोनिक डिजीज वाली किताब है तो उसमें जल्दी से मटेरिया वाला पार्ट खोलो, देखो तो वहां यस सर. नाइट्रिक एसिड है क्या लिखा हुआ? नो सर, मतलब नाइट्री एसिडम है वो तो अलग है. Yes, sir. Yes, sir. वो तो है नाइट्री एसिडम, वो सेम तो है. है. यस सर. तो अभी तक तो अभी आप गुस्सा भी आ रहा था, अब हनीमैन ने बचा लिया ना आपके गुस्से से. अब देखो उस क्रोनिक डिजीज वाले किताब में थूजा है क्या लिखा हुआ? नो सर. बट नाइट्रिक एसिड है लिखा हुआ. हाँ. So nitric acid is a remedy that has both, but not both, all psychotic, syphilitic and soric, but with predominance of soric features. और ये वजह है, आप देखोगे कि आप हनीमैन ने उसको लिस्ट ऑफ एंटी सोरिक में जगह दिया है, जबकि थूजा को वो जगह नहीं मिला क्रोनिक डिजीज में, मरकरी को भी जगह नहीं मिला क्रोनिक डिजीज में. और अनफॉर्चुनेटली हम लोग नाइट्रिक एसिड का मतलब सिर्फ या तो सिफिलिटिक ड्रग समझते हैं या साइकोटिक समझते हैं, और जो है एक्चुअली उसी को नहीं समझते. तो अब गुस्सा तो नहीं आ रहा? नाउ ब्लैक मोल्स here and there, sometimes red mole also. जो लास्ट में हाईलाइटेड है, जो लोग मेरे साथ क्लिनिक पे रहे हैं,
उनको पता होगा ये एक इकलौता सिम्टम है जिसके ऊपर हम कंप्लीट टोटलिटी बना लेते हैं। यस सर। अब आप चाहे उसको मेरा बायसनेस कहो, बट उससे रिजल्ट भी मिला है और तो बायसनेस और बढ़ गया। दिस वन सिम्टम एलोन, पता है इस सिम्टम का आज एक एनालॉजी बताऊं हर्षिता जी? Yes. यस सर। ये जो मोल, उसके ऊपर एक सॉलिटरी हेयर, हाँ। ये जो मोल है, दिस इज स्ट्रांगली साइकोटिक फीचर। यस। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी। और इसके ऊपर जो एक हेयर लंबा सा है, ये एक ट्यूबरकुलर झंडा उसके ऊपर है। तो साइकोसिस के पहाड़ पे ट्यूबरकुलर झंडा लहरा रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग इस कॉम्बिनेशन को रखने वाला 3 ही रेमेडी है। पता है वो कौन 3? हाँ। बोल भी दो। मेडोराइनम मेडोराइनम मेडोराइनम। वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालो। अच्छा। मेडोराइनम मेडोराइनम एंड मेडोराइनम। मेडोराइनम। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ना, ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो डाउट को दिखाता है। देयर इज नो प्लेस ऑफ डाउट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। अक्सर आपको, अब बहुत सारा पेशेंट का फोटो भी रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे किसी के सिर्फ देखो यहाँ गाल पे पूरा जगह साफ सुथरा है, यहाँ गाल पे जहाँ पे कोई हेयर नहीं होता वहां पे एक मोल है, और मोल पे एक हेयर। हाथ पे, अच्छा हाथ वगैरह पे तो कभी कभी बड़ा हो जाता है कि अगर वो पूरा प्लेस है हेयरी, देन दिस इज अ डाउटफुल कंडीशन। बट हाथ पे अगर के ऐसे जगह पे जैसे आर्म्स पे जहाँ पे कोई हेयरी पार्ट नहीं है, वहां पे निकल के आ गया है, नाउ दिस इज मोर कॉन्फिडेंट। सो वैसे पार्ट पे मोल जहाँ पे हेयर ग्रोथ जनरली प्रोमिनेंट नहीं होता, और वहां पे एक झंडा लेके अगर खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में वो दिखा रहा है, वो कलर झंडे का पहचान में बता रहा है कि दिस इज मेडोरिनम मेडोरिनम एंड मेडोरिनम। सो ये जो ड्वार्फिस, स्टंटेड ग्रोथ, टेल फैक्सी, हेयरी, उसके फीचर्स, इन सब में जो मेरा कंफर्म्ड क्लिनिकल सिम्टम है विथ फ्रीक्वेंट गुड रिजल्ट is this symptom, black mole with solitary hair growth. अक्सर अगर आप बहुत अच्छे से, कभी कभी क्लोज डिटेल केस टेकिंग हम भूल जाते हैं, या बहुत सारे वजहों से नहीं मिलता है। So sometimes when I found good feature in the form of symptomatology, and where I have to confirm medorinum, then I search for this symptom. I ask the patient privately for this symptom, and many a times I found that these symptoms, especially on the breast, a mole with hairy growth, usually patient doesn't tell, usually it is not observable from outside, but when you inquire to confirm, many a times you will get this symptom. So on observation in the appearance, this is one of the very important symptom of medorinum. This symptom alone you can have as a clinical confirmed symptom from my side. Get the result and let me know also, just to increase my voice in increasing order. अब अगर मेडोरिनम एक ऐसी रेमेडी है
जो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, तीनों जगह पे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, बट comparatively it has a very strong role in children's, and many complaints at this age, if you prescribe perfectly, you can prevent that children from going into many very difficult and troublesome diseases afterwards. अभी कुछ डिजीजेस का नाम भी दिखाएंगे आपको, जो कि अर्ली स्टेजेस में, पता अर्ली स्टेज में कहां पे शुरू होता है, इवन एट द एज ऑफ 1 month और 2 month, और वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है। अब वहां पे वो मत खोजने जाना कि बच्चा नी चेस्ट पोजीशन में सोता है कि नहीं, वहां पे एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है, एंड दैट इज विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग फैक्टर, बच्चा फ्रीक्वेंटली डेवलप करता है नेपी रैश। आप बोलोगे कि शायद आपने डायपर ज्यादा देर तक पहना कर रख दिया है, मम्मी बोलेगी कि नहीं, अब तो हम इसको रात को उठ उठ के 2 बार 3 बार चेंज करते हैं, उसके बाद भी इसको नेपी रैश हो रहा है। हम नेपी रैश के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और जिससे ऑलमोस्ट 90% केसेस सॉल्व हो जाता है, 10% के लिए फिर कुछ दूसरी दवाइयां खोजनी पड़ती है। पता है वो 2 रेमेडी कौन कौन सा है? Sir, Rustox. Rustox. वेरी Medo. गुड, इट इज रस्टॉक्स एंड मेरोरिनम। डिफरेंस हमने बता दिया है, कौन पिक किया है किसने, एक बार बता दो। Sir, Medo hot है, Rustox chilly है. नहीं, ये तो फिर स्मार्ट क्वेश्चन हो गया रिप्लाई। हमने जवाब बता दिया, अब देखते हैं स्मार्टली पिकअप किसने किया है, वो पता चलेगा। एनीवन? तो बेबी अगर ट्यूबरकुलर है तो मेडोराइनम, और अगर साइकोटिक है तो रेस्टॉक्स। ये तो वैसे ही जवाब हो गया, जैसे एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ एक तालाब के किनारे जा रहा था, तो फादर ने बोला बच्चे को कि देखो इसमें एक मेल है और एक फीमेल है बत्तख। तो बेटे ने पूछा आपको कैसे पता? तो बोलो वो जो देखो तैर रहा है वो मेल है, वो जो तैर रही है वो फीमेल है। चलो जो का पार्ट, और कोई? So बाकी without ऑडियंस भी जवाब दे सकते हो। exciting factor Medorinum है, with exciting factor Rustox. क्या है एक्साइटिंग फैक्टर? वो आप क्लोज हो आंसर के। Hyper. Sir, excessive usage, मतलब चेंज नहीं कर रहा है पेरेंट। हाँ चलो, आप में से जिसने भी बोला है वेरी गुड, थैंक यू। ये जो हमने जवाब बता दिया था कि अगर आपने डायपर को टाइमली नहीं चेंज किया, ज्यादा देर तक गीला रह गया और फिर हो रहा है, गो फॉर द रस्टॉक्स। आप बिल्कुल कॉन्शियसली बदल रहे हो उसको, टाइमली बदल रहे हो, टाइम से पहले पहले बदल रहे हो, फिर भी रैश हो जा रहा है। और एक कंडीशन इसी में है जहां पे हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कभी कभी, और मदर कहती है कि नेपी रैश हो रहा है, आपका रस्टॉक्स भी फेल कर जाता है, मेडोरिनम भी फेल कर जाता है, वहां पे जरूरत पड़ती है थोड़ा सा स्मार्ट केस टेकिंग की, और फिर वो दवाई निकल के आ जाता है। हैव एनीवन फेस्ड सच कंडीशन? Nice. काम आएगा अच्छे से। सल्फर।
जवाब तो सही है बेटा, कारण बता दो सिम्टम भी। वेरी गुड। Sir, acridity of stools. हाँ, 110%। समटाइम्स ये एक्रिड स्टूल पास करता है और उसकी वजह से वो लाल हो जाता है जगह, और फिर रैश आ जाता है, और वहां पे ये सल्फर जिसने भी कहा, वेरी गुड। सर आपने पहले बताया था। अच्छा, बता रखा है, चलो कोई बात नहीं, आपने याद तो रखा कम से कम। और वहां पे ये सल्फर फिर काम आ जाता है। एंड नाउ एक्चुअली दिस इज somehow initially lack in our case taking, that we have in a more hurry to prescribe without going into the depth of the reason of the symptom. So हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिकेशन ऑफ मेडोरिनम वहां से मिलना शुरू हो जाता है कि इस बच्चे को अब बाद में क्या क्या घटने वाला है। सल्फर, इस मेडोरिनम के अंदर एक क्वालिटी होती है बीइंग क्लियरवॉयंस, बट इस सिम्टम को देख के फिजिशियन के अंदर ये सिम्टम आ जाता है क्लियरवॉयंस। नाउ ही इज अ स्टार्टिंग प्रिडिक्शन। इस बच्चे को अगर सही से दवाई टाइमली नहीं दीजिएगा तो ये डेवलप हो सकता है। So don't go into long professing, but if you take care the child properly, you can abort many diseases in advance. So one of the appearance of typical children that you will find in dwarfish, stunted growth, thickened lip. वो लिप थिक बता रहे हैं, पाउटेड लिप नहीं है। पाउटिंग वाला जो है सिफिलिनम में मिलेगा। ये पाउटिंग लिप कैसा होता है? आजकल ट्रेंड थोड़ा सा स्लो हो गया है, बट शायद आपको याद हो चाहे नहीं हो, जब ये नया नया आया था ना 100 ग्राम, तब बहुत चलता था ये। 100 ग्राम तो अब 200 ग्राम हो गया है ऑलरेडी। जी सर। वो जो सेल्फी लेते वक्त जो लोग ऐसे मुंह बनाते थे ना, यस सर। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पाउटिंग लिप्स। बट सोचो हम किस प्रैक्टिस में जा रहे थे, सिफिलिटिक फीचर्स की तरफ। लाइक कैमल लिप्स। ये ना, ये उल्टा हुआ आपको मिलेगा। थोड़ा सा वर्ल्ड कप क्रिकेट देखना, बहुत सारे कुछ कुछ कंट्रीज के प्लेयर जब आते हैं आपको वहां मिलेगा बहुत प्रीडोमिनेंटली ये फीचर। यस सर। सो थिकेंड लिप, और उस थिकेंड लिप के बाद देखोगे क्या होगा, डर्टी नोज, enlarged tonsils, thick yellow discharge from the mucus। इसका नाक हमेशा भरा ही रहेगा, बहुत अच्छे से डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है, नाक सूखा भी नहीं है। आप देखोगे नाक के अंदर ना, जो अब हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, नाक भज भज बना हुआ है, भज भज। तो ये भज भज कितने को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो अब ये कंडीशन समझ लो कि नाक के अंदर कोई बहुत कुछ भरा हुआ है, थोड़ा सा जेलेटिनस प्रोडक्ट, जेली लाइक प्रोडक्ट, ना बाहर आ रहा है ना निकल आ रहा है, और सांस ले रहे हो तो बाहर आ रहा है, बात कर रहा है तो थोड़ा बाहर आ जाएगा, खींच के फिर अंदर किया, फिर दो बात करते करते फिर थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। और कभी कभी देखोगे कि ये नाक के नीचे रास्ते से चुपके से पतली गली से निकल के थोड़ा सा इधर टहलना शुरू हो जाता है। और वो टहलना भी ऐसा नहीं है कि ड्रॉप बन के तुरंत गिर जाएगा, वो ऐसा है कि फिर बच्चा खींचेगा फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर देखोगे थोड़ा सा निकल के आ रहा है। एक सिम्टम कहा जाता है डर्टी नोज चिल्ड्रेन। किस रेमेडी को कहते हैं? Borax. और कोई? डर्टी नोज चिल्ड्रेन, ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ ये लाइन। Ambiguous में। आशिता जी, यही सिम्टम का जवाब पिछले सेमिनार में खान सर ने दिया था, एक पेन गिफ्ट मिला था, हाँ सर। याद आ रहा? आपने आंसर दिया था। नहीं, हमने तो वो हेपर साल वाला दिया था।
नहीं याद आ रहा, बट क्वेश्चन याद आ रहा है। क्वेश्चन याद आ गया. द रेमेडी इज मर्क्सोल. मॉक्सोल। सो मर्क्सोल भी डर्टी नोज है और मेडोरिनम भी डर्टी नोज है. दोनों में फर्क क्या है पता? मेडोरिनम के अंदर ये जो पतली गली से जो धीरे से टहल के नीचे आ रहा होगा ना, वो थिक येलो म्यूकस, और थिक इतना कि दोबारा करेगा फिर ऊपर चला जाएगा. बट इन केस ऑफ मरकरी it will drop down and it is mostly whitish. In mercury it is whitish and it is somehow less thicker than meadow, and in meadow it is thicker and yellowish greenish. ठीक है. सर जैसे मॉक्सोल का भी नोज में अगर बोरिक में देखेंगे तो उसमें भी येलो ग्रीनिश ही लिखा हुआ है, लेकिन वो लेटर स्टेज में डेवलप होता है. अच्छा, बट मोस्टली जो ऐसे बना रहता है ना, जिसको डर्टी नोज का कहने का मतलब डर्टी होता है नोज कि वाला। वो साल के 13 महीने उसका नाक जो है वही भज भज रहेगा. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, 1 महीना एक्स्ट्रा हमने हाँ। अपनी तरफ से ऐड कर दिया है उसको. ठीक है। और वो जो 13 महीने रहेगा ना, दैट इज हाँ, मोस्टली वाइटिश. वाइटिश, ओके। सो ओके दिस thick yellowish mucus discharge from the nose, a persistent phenomena. Then you will find medorinum is a very important medicine for hyperactive सर children. Hyperactive, very restless, very forgetful. अगर आपको अभी जब मेंटल सिम्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि अगर आप केंट मेट्रिया मेडिका केंट रेपर्टरी देखोगे तो इन चैप्टर माइंड only 2 rubrics are given in a good grade under medorinum, जबकि इतना सारा सिम्टम भरा हुआ है. और पता है वो 2 रूब्रिक कौन कौन सा है? एक है हरीड और दूसरा है फॉरगेटफुल. एंड दिस कॉम्बिनेशन hurried and forgetful in itself a very important indication of medorinum. This symptom of medorinum make the medorinum one of the very most commonly used remedy in ADHD. In hyperactive attention deficit children. So this hyperactive restlessness, from simple restlessness, इसको कोई कोई ऑथर तो कहता है कि in such a great restlessness in children that even mother, father and grandparents, 4 are in the family, they are unable to control the child. They are not able to hold up the child. Even in very small age, it is very frequently noticed that if the mother has to work for the household things, they have to just chain the child with bed, ताकि वो फिर कहीं और जाके कुछ और तोड़ फाड़ न कर ले, गिर न जाए, गिरा न ले, चोट न लग जाए और थोड़ी देर काम किया जा सके. इट इज एक बार जब ये बच्चा चलना शुरू कर देता है ना, इट इज
almost impossible for the parents to make this child sit for just 2 minutes or 3 minutes. And such child in nowadays, जिसको दादा बैठा नहीं सका, पापा बैठा नहीं सका, मम्मी बैठा नहीं सका, उसको एक ही चीज है जो बैठा देता है, मोबाइल फोन। जी, मोबाइल फोन। और उस मोबाइल फोन में बहुत कुछ हार्श गेम चलता रहेगा और इसका वो सारा हाइपर एक्टिविटी वहां सेंटर्ड हो जाता है, एंड यू विल फाइंड दिस चाइल्ड सिटिंग। अदरवाइज, except this mobile phone, no one has this capacity to control this child's restlessness. इसके इस रेस्टलेसनेस में एक रेमेडी और आता है इसी तरह का, एंड दैट इज टेरेंचुला। नाम सुना है? यस सर। यस सर। टेरेंचुला हिस्पैनिया। This Tarantula hispania is another very important medicine for extreme restless hyperactive children. But in case of Medurinum, this hyperactivity with dullness of mind, slowness of perception, whereas in Tarantula, it is extremely associated with cunningness, not smartness, but over smartness of the child. अगर साथ में 3-4 बच्चे हैं तो टेरेंचुला हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करेगा, और टेरेंचुला के अलावा बाकी तीसरा बच्चा जो होगा दूसरा, वो डांट खाएगा हमेशा। और ये बिल्कुल आपके सामने शरीफ बन के खड़ा होगा, देखो सब कैसे कर रहा है। एंड दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी कनिंग। बहुत सारा शॉट है उसके अंदर, टेरेंचुला के अंदर देखोगे। और एक और फीचर मिलता है जो कभी कभी मम्मी पापा को बड़ा शर्मसार कर देता है, स्पेशली इफ दे आर टेकिंग हिम in mall and shopping complex. बताओ वो सिम्टम क्या है? The symptom is kleptomania. ये ध्यान चुरा के उठा अब के लिया सोचो, था। सारा कुछ छोटा सा चीज उठा के पॉकेट में रख लेगा, और जैसे ही आप हाँ। बिल करा के बाहर निकलने लगे, टो 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 शुरू होगा करेगा। और गार्ड आके पकड़ेगा, and you will feel ashamed. Asthmatic children with hot burning sensation. ये हॉट बर्निंग सेंसेशन जो बता रहे हैं, जैसे हाथ पैर में जलन हो रहा है सल्फर की तरह, स्वेटी है, एस्थमेटिक है, कोल्ड कफ है, बट एक्सट्रीमली स्वेटी भी है साथ में। सल्फर इज मोस्टली हैविंग स्कैंटी स्वेट, और ड्राइड स्किन, रफ ड्राई वहां मिलेगा, बट इसका स्किन हमेशा मॉइस्ट मिलेगा मोस्टली। And next, sleeping in knee chest position.